आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और ये पॉडकास्ट है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तैमूर और चंगेज खान का वंशज, हुमायूं का पिता और भारत के लिहाज से कहूं तो वो शख्स जो अपनी मौत के 490 साल बाद भी पहेली बना हुआ है। महज 4 साल वो भारत की जमीन पर रहा, उम्र भी केवल 47 साल पाई और उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी, बाबरनामा। बावजूद इसके उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते और यही वजह है कि जब भी उस पर कोई किताब आती है हम दिलचस्पी से पन्ने पलटते हैं। अब एक किताब और आई है, नाम है बाबर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है और इसे लिखा है स्टीफन फ्रेडरिक डेल। अब इस किताब में बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन डेल साहब अंग्रेजी में ही बातें करते और हमें पॉडकास्ट करना है हिंदी में, तो हमने सोचा कि किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जिसने किताब पढ़ी हो और इसके बहाने बाबर पर और उसकी जिंदगी पर रोशनी डाल सके। तो प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और बीच बीच में अक्सर हम उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं विदेशी मामलों पर, बड़े ही अच्छे ढंग से और सरल ढंग से वो हमें हमेशा वक्त देते हैं और बातें समझाते हैं। हमने उनसे बात की है और प्रोफेसर खान ने किताब तो पढ़ी ही है, साथ में वो पहले से बाबर को पढ़ते रहे हैं। इससे पहले डेल साहब ने किताब और लिखी थी बाबर पर, 500 पेज की किताब थी और काफी विस्तार में लिखा था, तो वो भी प्रोफेसर खान ने पढ़ी है। तो स्वागत है आपका सर। जी शुक्रिया सर। और आज हमने सोचा कि बाबर पर बात की जाए। हालांकि ऐसा कोई खास मौका तो नहीं है, लेकिन मौका यही है कि किताब आ रही है और मैं तो यही देख देख कर बड़ी हैरानी करता हूं कि हिंदुस्तान में जो काम होना चाहिए वो हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान से बाहर के लोग करते हैं। और डेल साहब जो हैं हाथ धोकर बाबर के पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम ना सही, कोई और है जो ऑथेंटिक जानकारियां जुटा रहा है उस व्यक्ति के बारे में जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य का आज भी हिंदुस्तान पर बराबर प्रभाव है और कितनी इमारतें हम लोग देखते हैं और हमारी किताबों के हमारी जो किताबें खासतौर पर सिलेबस है उसमें तो मुगल साम्राज्य छाया ही हुआ है। तो आपकी भी दिलचस्पी बाबर में है, मैंने देखा, और आपने अपने YouTube चैनल पर प्रोफेसर डेल से लंबी चौड़ी बातचीत की थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप तो बाबर को पढ़ते रहे हैं, आपकी नजर में संक्षेप में अगर पूछूं, किस तरह का शख्स है बाबर? देखिए, बाबर बहुत ही दिलचस्प इंसान था। वो मतलब एक तरह से वो अपनी सोसाइटी का आइडियल प्रोडक्ट था, यानी वो कॉन्करर था, वो एक तिमुरिद डिसेंडेंट था जिसमें मंगोल ब्लड भी था। चंगेज़ खान और तैमूर का वो डिसेंडेंट है, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो एक तिमुरिद प्रिंस से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जंगें लड़ें, अपना कंट्रोल बढ़ाए वगैरह। लेकिन वो अपनी सोसाइटी से बिल्कुल अलहदा भी था और काफ़ी फार साइटेड था। ख़ासतौर से अगर आप बाबरनामा पढ़े हैं तो वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोग्राफी है कि बाज़ लोगों का ख़्याल है कि शायद खाली ऑटोबायोग्राफीज़ में वो दुनिया के टॉप 10 में आना चाहिए। और जहाँ तक कि रूलर्स का सवाल है, ऐसी कोई बायोग्राफी किसी और रूलर यूरोप में, अफ्रीका में, चाइना में और कहीं भी नहीं लिखा। तो ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। और उस बाबरनामा से आपको पता चलता है कि बाबर ना सिर्फ एक कॉन्करर थे, बल्कि ही वाज एक पोएट थे। उन्होंने तकरीबन 3 दीवानें लिखी हैं। मतलब दीवान एक ऐसी किताब होती है जिसमें आप अपनी गज़लें इंक्लूड करते हैं और हर बेसिकली गज़ल जो काव्य है तो संग्रह हर की तरह होता है अल्फ़ाबेट जी। से शुरू होती है। तो दीवान लिखना उतना आसान नहीं है। मतलब आप 100 पोएम लिख सकते हैं, लेकिन 26 ऐसे पोएम लिखें जो अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी, ई से शुरू होते हैं। तो उन्होंने 2 या 3 दीवानें लिखी हैं। उन्होंने इस्लामिक लॉ पर भी किताब लिखी। और अगर आप बाबरनामा पढ़ते हैं तो उसमें खाली किस्से नहीं है, खाली एपिसोड्स नहीं कलेक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी एनालिटिकल और क्रिटिकल और थॉटफुल ऑब्जर्वेशंस है। मसलन इंडिया में जब वो आए तो एक एंट्री उनकी पीकॉक के ताल्लुक से है, दूसरी हाथी के ताल्लुक से है, इंडिया के कल्चर, इंडिया के माहौल, इंडिया की गार्डन्स वगैरह। और वो सेल्फ क्रिटिकल भी थे, मतलब खुद अपनी ही तनकीद भी की अपने गलत डिसीजंस के बारे में।
तो इसलिए वो बाबरनामा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब है। नहीं खान साहब, बाबरनामा तो मैंने भी पढ़ी है और जी, उपलब्ध भी है। जी, कई भाषाओं में है। मैं ये जी, पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नई किताब आई है, जिसका जी, नाम बाबर है, जी डेल हाँ, साहब ने लिखी है, जी हाँ। इसमें नया क्या है जो बाबरनामा में नहीं है, जो बाबरनामा नहीं बताती? देखिए बाबरनामा और इसमें ये इट्स इंटरेस्टिंग, वो मेरा यूट्यूब पे कन्वर्सेशन के बाद कई लोगों ने ये भी सवाल मुझसे पूछा है कि बाबरनामा में और इस किताब में देखिए बाबरनामा कंटिन्यूअस किताब नहीं है। कई सालों हुँ, तक उन्होंने लिखा नहीं, और इंडिया में भी जो वो 4 साल थे उसमें पूरा 4 साल की बायोग्राफी या हिस्ट्री आपको मिलती नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसे हैं कि वो उन्होंने 10-10 साल तक कुछ नहीं लिखा बाबरनामा में। तो ये जो बायोग्राफी है बाबर की, इट फिल्स इन द वो गैप्स, बट नॉट ओनली वो गैप्स। स्टीफन डेल ने वो दूसरी चीजें भी रिसर्च की जो बाबर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बाबर के बारे में बाबर ने नहीं लिखी। मिसाल के तौर पे हुँ, जब जो राणा संगा के बारे में, राणा संगा के साथ जो पॉलिटिक्स हुई उनके साथ, वो सारी चीजें बाबरनामा में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टीफन डेल ने उसको रिसर्च कर उसके बारे में लिखा है। स्टीफन डेल इंडिया में बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, वो ऑलरेडी रिटायर हो गए और वो ज़्यादा मशहूर नहीं थे, ना इंडिया में मशहूर है ना अमेरिका में मशहूर है। जब मैंने जी। उनसे 4-5 महीने पहले इब्न खल्दून के बारे में उनको इंटरव्यू किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इब्न खल्दून के ऊपर भी एक इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखी है। तो जब और मैं ये देखा कौन है कि ये भी बताते चलिए हमारे सुनने वाले हाँ, के लिए। हाँ, तो स्टीफन जी। इब्न खल्दून एक बहुत बड़े नॉर्थ अफ्रीकन हुँ, फिलोसोफर, हिस्टोरियन है, जिनको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ हिस्ट्री है। मतलब हिस्ट्री की जो साइंटिफिक तरीका है हिस्ट्री लिखने का, वो इब्न खल्दून से आया है। और इस्लाम की हिस्ट्री में वो शायद वो सबसे मशहूर इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर है। उनको रोनाल्ड रेगन भी कोट करते थे उनकी किताब, इट इज़ अ फैंटास्टिक बुक ऑन जी, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी। तो जब मैं स्टीफन डेल का बायोग्राफी देखा तो मैं देखा कि बाबर के 2 बायोग्राफी थे, और इन्होंने केरला जाकर वहाँ के केरला के मुसलमानों के बारे में भी कई आर्टिकल्स लिखे हैं और किताबें लिखी हैं। तो ही इज़ बीन राइटिंग ऑन इंडिया कई सालों से। और और जब मैं मैं यहाँ जोड़ दूँ कि जी, केरल के मुसलमानों के लिए शायद इसलिए क्योंकि जी, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरल में बनी थी जी हाँ, और वो कोई हमला करके नहीं बनाई गई थी, बल्कि बाकायदा व्यापारी आया करते थे मोहम्मद जी साहब के हाँ, वक़्त भी, जी हाँ। अरब से और उन्होंने बनाई थी। जी, और वो उस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले बनी। पहले अभी बनी मस्जिद। जी हाँ, जी, ही वाज़ स्टिल अलाइव जब इंडिया में ये मस्जिद बनी। तो स्टीफन डेल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। मैं जब अमेरिका आया था पढ़ने, तो जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ स्टीफन डेल से, तो मुझे जब अंदाज़ा होता है कि अमेरिका एक ग्रेट मुल्क इसलिए है कि इस तरह के शख्स आर नॉट इवन नोन, और ऐसे कई है अमेरिका में इंटेलेक्चुअल ज्यूल्स जो जिनको अटेंशन भी नहीं मिला, और वो सीख भी नहीं करते, बस वो मुसलसल डेडिकेशन से अपना काम। इस शख्स ने बाबर की तारीख लिखने के लिए बाय बस सारा सेंट्रल एशिया फिरा, ईरान फिरा, ओहो! अफ़गानिस्तान फिरा और इंडिया आए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने पर्शियन सीखी, तुर्की सीखी, वो जो डायलेक्ट जिसमें बाबर लिखता है उसको डेवलप किया। इनको पर्शियन भी आती है, अरबिक भी आती है और हिंदी भी वाह! बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत। अरे फिर तो वाह! मज़ा आता अगर वो साथ बैठते। नहीं, वो मतलब हिंदी और उर्दू मतलब वो पढ़ने पढ़नी। लायक जैसा। हुँ, हाँ, जैसा मैं अरबी पढ़ काम लेता करनी। हूँ, स्कॉलरली मैं इब्न खल्दून को अरबी में पढ़ सकता हूँ, लेकिन अरबी में शायद अल जज़ीरा में इंटरव्यू ना दे सकूँ, वैसी बात है। जी हाँ। जी, हाँ, जी। तो हम बाबर बोल रहे थे कि जो बाबर ने बहुत कुछ नहीं लिखा। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि बाबरनामा कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिलसिलेवार ढंग से किसी अनुशासन के साथ लिखी गई हो, जी, बल्कि वो तो ऐसा ही है कि जब उन्हें मौका मिला तब लिख दिया और जी 4 हाँ, साल का जो वक़्त है भारत में, वो लगातार यहाँ पर लड़ाइयों में जो है मुब्तला रहे, तो वैसा जी हाँ। लिखने का वक़्त मिला भी नहीं होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है। बाबरनामा में हुँ, जो इंडियंस के लिए जो 2 बहुत मेजर इवेंट्स हैं उनकी, जो पानीपत वाली जंग और खनवा वाली जंग, वो दोनों हुँ। डिस्क्रिप्शंस जो बाबरनामा में, वो बाबर ने नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखा। और बाबर ने उसको बाबरनामा के अंदर जो जी खानवा का हाँ। युद्ध है और पानीपत का वो खुद बाबर ने उसे नहीं लिखा है। जी हाँ, वो जी, डिस्क्रिप्शंस एक ठीक है। पर्शियन स्कॉलर ने जिसका नाम शेख ज़ैन है, उसने लिखा है। जी। ख़ासतौर से खनवा वाला डिस्क्रिप्शन इसलिए बड़ा अजीब-सा है। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल, और वो उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि पहली बार
अपनी सारे बाबरनामा में, सारी ज़िंदगी में बाबर इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं खनवे के वक़्त। और एक उन्होंने, तो वो बड़ा ऑड लगा, तो जब जाके तहकीक की तो पता चला कि ये बाबर ने नहीं लिखी, ये इंसर्ट किया गया था। और उसमें एक्नॉलेजमेंट है बाबर में कि किसने किया था ये। एक पर्शियन स्कॉलर थे, वो इस्लामिक स्कॉलर थे, वो थे मुल्ला, तो बातमी मुल्लाओं जैसी की उन्होंने। बट जो लोग बाबर को एक इस्लामिक इन्वेडर, हिंदुओं के खिलाफ जंगे वगैरह, होली वॉर, इस तरह से जो प्रेजेंट करना चाहते हैं बाबर को, उनको वो पेज पर मतलब वो 2-3 पेज का जो डिस्क्रिप्शन है खनवे वाली जंग की, उसमें वो उनको एविडेंस मिल जाता है, समझिए आप। मिल जाता है, क्योंकि बाबर ने ना लिखकर किसी और ने लिखा, और उसे थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण दिया होगा, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं मुल्ला जी थे। जी हाँ, बिल्कुल, वो थे प्रोफेशनल मुल्ला, और मुझे लगता है कि ही वाज ट्राइंग टू आल्सो इन्फ्लुएंस बाबर। और बाबर खनवे की जंग से वो बहुत डरे हुए थे। दैट वाज प्रॉब्ली द ओनली जंग जिसमें वो डरे हुए थे कि वो हार जाएंगे। खनवे से पहले राणा संगा के खिलाफ एक झड़प हो चुकी थी, जिसमें बाबर के आदमी हार गए थे, उनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। तो बाबर के पास कुछ 10-15 हज़ार लोग थे, जिसमें से 5-6 हज़ार वापस अफगानिस्तान चले गए, तो फौज बहुत छोटी हो गई थी, मुश्किल से 7-8 हज़ार। राणा संगा की कहते हैं 80 हज़ार से लेके 1 लाख। तो वो बड़े डरे हुए थे, तो उस डर का फायदा उठा के शेख जैन ने उनको थोड़ा कहा कि भाई आप थोड़ा खुदा की मदद मांग ले। तो बाबर ने जोश में आके शराब पीना छोड़ दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने मन्नत कर ली कि अगर मैं जीत जाऊं तो शराब पीना छोड़ दूंगा। उन्होंने एक शेर भी कह दिया जंग के बाद कि मैं तो शहीद बनने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था, मैं गाजी बन गया। गाजी बन गया। जी हाँ, तो बट इसका काफी इस तरह की जो वो, बस ये एक इट्स लाइक ए स्मॉल, एक हफ्ते का एपिसोड है जिसमें ये इस तरह की लैंग्वेज आई है। तो मैंने अपने इंटरव्यू में यूट्यूब पे काफी तफसीलन इस पे बात की स्टीफन डेल से। स्टीफन डेल कहते हैं कि पूरे बाबरनामा में, उन्होंने ओरिजिनल चख्ताई में पढ़ी है, उसमें कहीं भी आपको बाबर के पास से ये इस्लामिक जो मिडल ईस्टर्न फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि वो अल्लाह को अल्लाह नहीं कहते थे, वो टेंगरी कहते थे, यानी जो प्री इस्लामिक डेइटी है उसका इस्तेमाल करते थे नाम। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी इंडिया में साउथ एशियन मुसलमान जो है, इंडिया, पाकिस्तान और आई डोंट नो अबाउट बांग्लादेश, खुदा हाफिज, खुदा कहते हैं ना, खुदा की मर्जी। लेकिन ये खुदा लफ्ज ना तो कुरान में है ना हदीस में है। दिस इज ए नॉन अरबिक, ये पर्शियन लफ्ज है। तो जो नॉन अरब मुसलमान हैं, उन्होंने अपने हिस्टोरिकल नाम भी लिए हैं खुदा के लिए। और तो वो बाबर हमेशा टेंगरी टेंगरी कहते थे खुदा को। सो ये बातें उतना अटेंशन में नहीं आई थी पहले, जो इसका तवज्जो स्टीफन डेल देते हैं अपनी बायोग्राफी में। अच्छा, और जैसे ये है एक बड़ा प्रकरण जिसने हिंदुस्तान की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया, और 90 का वो दशक जिसमें बाबरी मस्जिद गिरी और इतना लंबा मुकदमा चला, तो बाबरनामा में तो वो पूरा अध्याय गायब ही है, वो कोई जिक्र तो है नहीं उतना ज्यादा कुछ। तो डेल साहब ने काफी रिसर्च किया है, कुछ मिला आपको उसके बाबत? तो देखिए, ये बाबरनामा में तो बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। बाबर ने 3 मस्जिदें बनाई, और एक मस्जिद तो अभी भी पानीपत की जो मशहूर है, काबली मस्जिद कहते हैं, वो अपनी बेगम के नाम से रखी है। और तो बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने 4 साल हर चीज़ें लिखी हैं। अगर उनका मकसद होता कि वो मतलब इस्लामिक जिंगोइज्म, यानी मतलब अगर ये जो नैरेटिव है कि हिंदुइज्म को डोमिनेट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ की, तो वो बड़े फ़ख्र से लिखते ना कि मैं ये चीज़ किया हूँ। लेकिन वैसी कोई चीज़ नहीं थी। और जो ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रूफ भी नहीं है। अगर आप अयोध्या की डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी जाके देखें, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहाँ पे सबूत तो ये है कि वहाँ पे कोई चीज़ थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मंदिर थी। कोई हिंदू इंफ्रास्ट्रक्चर था, उससे पहले बुद्धिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, तो फिर वो बुद्धिस्ट टेम्पल को किसने तोड़ा, और फिर इस पे तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अलबत्ता बाद लोगों का शक है कि जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो प्लाक था फ़ारसी में, जो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में लगाया है, उसको फ़ारसी का वर्जन है, जिसमें कहते हैं कि मीर बाकी नाम के शख्स ने बाबर के जो बाबर का सेनापति कहा जाता है।
मतलब ही वाज नॉट द एक कमांडर थे वो उस इलाके के, तो उन्होंने उनके हुक्म पर ये बनाया, लेकिन ज्यादा कोई बाबरनामा में मीर बाकी का नाम नहीं है। अगर वो सेनापति होते तो उनका जिक्र होता बाबरनामा में। जी हाँ। दूसरे मतलब राणा संगा के साथ जिन्होंने लड़े वो सारी चीजें बाबरनामा में, लेकिन मीर बाकी का कोई जिक्र नहीं है। तो मतलब स्पेकुलेशन ये है कि शायद औरंगजेब के ज़माने में वो बनाई गई, वो प्लाक लगा दिया गया ताकि क्रेडिट ले लिया जाए, मतलब उसको खुश करने के लिए। तो दैट इज़ एक स्पेकुलेशन, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, मतलब मंदिर तोड़ के वहाँ पे कोई ऐसी मस्जिद बनाई। ठीक है, मतलब प्रोफेसर डेल की रिसर्च इस बात को नहीं करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बाबर की और ये बात मैंने उन करें, सवाल अपने इंटरव्यू में ये सवाल उनसे डायरेक्टली पूछा मैंने। पहला ही सवाल यही किया, मैं बोला दूसरी चीजें बात करने से पहले इस बात को हम टच कर लेते हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है सिवाय वो जो फारसी में लिखा हुआ जो प्लाक था मस्जिद के अंदर लगा हुआ, उससे हट के कोई और दूसरा। नहीं, बड़ी एक दिलचस्प बात आपने पूछी थी उनसे और मैंने वो सुनी थी, मैं चाहता हूँ यहाँ भी आप उसका ज़िक्र करें। जी। आपने ये बात उनसे पूछी थी और इसका ज़िक्र आया। देखिए, अब सियासत में तो पॉज़िटिव नेगेटिव होता है। जी हाँ। तो कहा गया कि बाबर जो है, जो हिंदुस्तान में लोग रहते थे बेसिकली उस वक़्त, जो हिंदू थे या गैर मुस्लिम जी थे, हाँ। जी हाँ। उनके खिलाफ चढ़ आया, उन पर चढ़ाया, उनको हराया। जी लेकिन आप लोगों ने जो बातचीत की बहुत दिलचस्प है, उसमें काफ़ी जटिलताएँ हैं, क्योंकि बाबर 47 साल का था, जिसमें से 4 साल हिंदुस्तान रहा। एक तो वो अपनी ज़िंदगी का जो वो बाकी हिस्सा है 43 साल का, जी हाँ। उसमें मुसलमानों से लड़ता रहा, और बाद के जो 4 साल हैं उसमें भी उसकी लड़ाई मुसलमानों से ज़्यादा थी। देखिए, बाबर ने सिर्फ एक जंग, मेजर जंग जो है सपोजेडली नॉन मुस्लिम एनिमीज के खिलाफ लड़ी है। मिसाल के तौर पर राणा संगा के साथ जो बैटल खनवा में हुई थी। लेकिन जो आजकल मैं देख रहा था ये विकिपीडिया पेजेस पे वगैरह में जहाँ पढ़ता हूँ, तो इंडिया के फौजी और बास कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि राणा संगा हिंदुस्तान को या इंडिया को फॉरेनर्स से आज़ाद करने के लिए वो बाबर के खिलाफ जंग, ये सारी झूठी बकवास बातें हैं। राणा संगा ने पहले बाबर के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए थे, वो दिल्ली पे हमला करने इब्राहिम लोदी के लिए। लेकिन जब राणा संगा, खत लिखे थे हाँ बाकायदा। बाकायदा, हाँ, जब राणा तो संगा को पता चला, इतिहास पढ़ते हैं जी ये हाँ, बात तो पता ही है। जो राणा संगा को जब पता चला कि बाबर आना तो चाह रहे हैं लेकिन आके जाने वाले नहीं है, तो वो सपोर्ट करना छोड़ दिए बाबर की। और एक वो है, जब उन्होंने राणा संगा के साथ जब जंग हुई, तो राणा संगा की फौज खाली हिंदू फौज नहीं थी, इब्राहिम लोदी के बेटे महमूद लोदी उनके साथ अटैच थे, और एक राजपूत थे जो ऑलरेडी इस्लाम को कन्वर्ट हो गए थे, उनका नाम भी खान था, वो भी अटैच थे। तो जब बाबर की जंग हुई खनवे में, ही वाज, मतलब आप ये साफ कह सकते हैं कि कोई हिंदू ओनली फौज से बाबर ने जिंदगी में नहीं लड़ी। और खनवे की जंग के बाद भी उनके जो मेन थ्रेट्स थे वो अफगान पठान थे ऑन द वेस्ट, और ऑन द ईस्ट शेरशाह सूरी जैसे लोग ईस्ट से आए हैं दिल्ली के समझे ना, बिहार वगैरह के इलाके से। तो खनवे की जंग के बाद भी जो छोटे मोटे झड़पें हुई हैं ईस्ट में और वेस्ट में, वो अफगानियों के साथ ही हुई हैं बाबर की। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये 47 साल ये जिंदगी लड़े, 12 साल से जब वो हुकूमत में आए, तो 35 साल उन्होंने जिंदगी में जो जंगें लड़ी, उसमें सिर्फ एक ऐसी जंग है जहां हिंदू मेजॉरिटी फौज थी बस तो ये कहना कि ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, ये नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब उस जमाने में खिलाफत था, इस्लाम की खिलाफत थी, अब्बासिद की खत्म हुई, ऑटोमन्स की शुरू हुई, लेकिन ऐसी कोई इस्लामिक सॉलिडारिटी, यूनिटी जिस तरह आजकल लोग बात करते हैं ना, ऐसी कोई चीज वहां पे थी नहीं कि हम इस्लाम, एक ऐसा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाले जैसे बातें करते हैं लोग, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म, ऐसा कोई उस वक्त इस तरह का कोई बिल्कुल आदर्श नहीं था, कोई दर्शन नहीं था, कोई जी हाँ। उद्देश्य नहीं था। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या इस किताब को पढ़ने के बाद आपके पास भी कोई चौंकाने वाला पल आया जब आपने कहा, अरे मैंने बाबर के बारे में ये सोचा और समझा था या सुना था, हाँ। और ये तो कमाल की बात होगी। देखिए, 2-3 चीजें मुझे एहसास हुआ। एक, मुझे एहसास पहली बार हुआ कि इंडिया कितना रिच मुल्क थी। फॉर मिसाल के तौर पे बाबर बड़े आश्चर्यजनक तौर पे लिखते हैं कि इंडिया की जो
इंडियंस के पास नंबर्स हैं, मतलब वो उनको ताजुब हो रहा कि इनके पास लाख का कॉन्सेप्ट है और करोड़ का भी कॉन्सेप्ट है। बाबर के पास बिल्कुल, ऐसा, ये बाबरनामा में जी लिखा हाँ, था। जी हाँ, बाबर जी। के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था 1000 के ऊपर, क्योंकि पास वो कहता है साफ के हमारे पास था ही नहीं, इतने जरूरत ही नहीं है। पैसे ही नहीं थे, जैसा कि अब हमारे हाँ, पास, किसी जी ने हाँ, अब हमारे पास ट्रिलियन का तो कॉन्सेप्ट है ना, अब ट्रिलियन के ऊपर तो नहीं है आजकल दुनिया में जब आएगा तो वो जिलियन बिल्कुल। वगैरह कुछ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो उसी तरह था। तो एक तो एहसास हुआ कि कितना ये रिच थी, लेकिन मुझे ताज्जुब ये हुआ कि बाबर, और ना सिर्फ बाबर पर, सारे के सारे मुगल, इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए गार्डन्स पर और बिल्डिंगों पर। स्टीफन डेल कहते हैं, मैंने जब उनसे स्टीफन से पूछा कि भाई मुगलों के बारे में आप क्या कहते हैं, हाउ ग्रेट एन एम्पायर वाज इट, तो वो कह रहे थे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही, जिसका मुझे भी पहले ही एहसास हो चुका था, कि इन्होंने गार्डन्स और बिल्डिंग्स में तो जरूर किया, खुद अपने आप को, अपनी हेरिटेज को, लेगेसी को और इंडिया को काफ़ी खूबसूरत और मैग्निफिसेंट ज़रूर बनाया, लेकिन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है जैसा मसलन सफ़वीज़ के अंदर हुआ या अब्बासिद के अंदर जो गोल्डन एज थी। तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज़, आप मुझे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बता सकते हैं जो अकबर या बाबर या शाहजहां ने बनाई हो? बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर चीज़ें नहीं। तो वो बड़ा मुझे अफ़सोस भी हुआ और आश्चर्य हुआ कि इन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन में क्यों नहीं किया। मैं चंद साल पहले तुर्की गया था। जबकि आप तो सही कह रहे हैं, मतलब बाबर दीवान लिखते हैं, जी हाँ, हुमायूँ अपने साथ जंग में पूरा पुस्तकालय लेकर, लाइब्रेरी लेकर चलता जी था, हाँ। उसकी तो मौत भी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से हुई। जी, अकबर अकबर पढ़ने-लिखने में इतने उसके शौकीन रहे, मतलब खुद भले ही कुछ जी ना हाँ, लिखते हों, लेकिन लगातार मतलब विद्वानों से नव बातचीत जी कर रहे हाँ, हों, लेकिन एग्ज़ैक्टली। स्कूल बड़े लेकिन इदारे ऐसे नहीं हुँ, बनाए जहाँ पे नॉलेज प्रोडक्शन हो, हुँ, और ये नहीं था कि इनको नहीं पता था। लोग तो आ रहे थे ना, मिडल ईस्ट से कई ऐसे हुँ, हुँ, इंटेलेक्चुअल्स इंडिया आ रहे थे, जो इंडिया में रहकर उनको अप्रिशिएट किया गया। नॉलेज ये जो पढ़ रहे थे, उनके पास आ रहे थे, जो फ़ारसी की जामे पोएट को जो अप्रिशिएट करते थे बाबर, तो दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सम इंस्टीट्यूशंस ना। तो इस तरह के मदरसे या यूनिवर्सिटीज में जो इन्वेस्ट नहीं किया, वो बड़ा ताजुब होता है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा। 4-5 साल पहले मुझे तुर्की बुलाया गया था और वहाँ पे सोशल साइंस की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और मैं उस कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट था। तो मैंने कहा कि मैं आया तो हूँ, लेकिन मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, अगर इसके आप जवाब नहीं दे तो मैं तकरीर वकरीर नहीं करूंगा, कैंसिल करके चला जाऊंगा, ऑनेस्टली दें। तो मैं उनसे हुँ, पूछा कि आपके 2 हुँ, सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ कौन-से हैं? एक मेटू है हुँ, जो अंकारा में है, और दूसरी बॉस्फोरस यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है जो इस्तांबुल में है। आपको पता है दोनों अमेरिकन्स ने बनाए थे। तो तुर्की की जो टॉप 2 अच्छा। यूनिवर्सिटी है वो अमेरिकन्स ने 19th सेंचुरी में शुरू की है, और 600 साल से जो ऑटोमन एम्पायर था, उसने दुनिया में कहीं भी कोई हुँ, ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। अमेरिका ने, अब अगर आप जाके देख लें अरब वर्ल्ड में जो 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत है। अल-अज़हर भी हैं, लेकिन अच्छा। उसकी अल-अज़हर की वो क्वालिटी नहीं रही। लेकिन ऐसा इंडिया में बाबर ने या ऑटोमन्स ने एजुकेशन पर उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ये मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रोबब्ली हुँ, वन ऑफ द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम हुँ, वर्ल्ड, कि यूरोप से पीछे रह गई है। हुँ। अच्छा, शासक के तौर पर तो बाबर की उपलब्धियाँ या बाबर ने जो गलतियाँ की, वो हम पढ़ते ही रहते जी। हैं। लेकिन व्यक्ति के तौर पर मैं आपसे पूछूँगा कि आपने उसमें क्या ऐसा पाया जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? देखिए, काफ़ी वो सोफिस्टिकेट शख्स थे, काफ़ी इगैलिटेरियन थे, मतलब वो ऐसे पैलेसेस या शाही नखरे नहीं होते थे उनके, दोस्ती पसंद थी उनको। उन्होंने थोड़े हिंदू कल्चर को क्रिटिसाइज़ किया, ख़ासतौर से सोशल सेग्रीगेशन के ताल्लुक से। तो जब वो वो 3-3 दिन के ड्रिंकिंग बिंज पे जाते थे, मतलब उनकी अल्कोहल और ओपियम से लगी हुई जो दावतें करते थे, लेकिन उसमें हुँ, हुँ। बाबर में और जो ऑर्डिनरी फुट सोल्जर में है, उसमें ज़्यादा ऐसा क्लास या कास्ट का फ़र्क नहीं होता था। दे वर ऑल लाइक फ्रेंड्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट थी कि उसने जो लेटर ऑन आप जो देखते हैं ना, पॉम्प एंड सेरेमनी जो
परंपरा और शान जो मुगलों की थी, जो खासतौर से बॉलीवुड ने भी थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया है हमारी इमेज मुगल आजम के बारे में। हम सोचते हैं दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह, पीकॉक थ्रोन, ये सब बाबर के पास नहीं था। ही वाज क्वाइट ए सिंपल। हाँ, वो जो तामझाम है, जी, सामंत हैं, बिल्कुल। उनके नीचे कुछ लोग जी हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। जी वो हाँ। ब्रदरहुड टाइप है हाँ। कि कुछ दोस्त निकले और फतह करने बिल्कुल, ज़मीन को बिल्कुल। कि चलो भाई हाँ, शासन करवाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही ट्रेजिक फ़िगर थे वो। मुझे कभी वक़्त मिला तो आई वांटेड टू कंपेयर हिम टू कर्ण फ्रॉम महाभारत, कि मतलब वो ही ही बिलॉन्ग नोवेयर। जब वो मतलब काबुल में थे तो उनको समरकंद की याद आती थी, समरकंद को कॉन्कर करने की कोशिशें की उन्होंने। जब काबुल से वो दिल्ली आए तो आगरा आए तो उनको काबुल की याद आती थी। तो मतलब वो जहाँ होते थे वो वहाँ के नहीं थे व्हिच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग है। मुझे बड़ी अफ़सोस हो रही थी, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी जब नहीं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपना घर याद आना चाहिए जिसको उसके चाचाओं ने भगा दिया और फरगना का शासक था। उसके मन में तो हमेशा होना चाहिए था कि मुझे अपने घर लौटना है। कोशिशें तो की ही होंगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो मतलब ऐसी कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है। जी हाँ, तो उन्होंने 3 बार कॉन्कर भी किया समरकंद, लेकिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सके। मतलब वो हुँ, समरकंद उनके इमेजिनेशन में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर और कल्चरल पीक था, जहाँ पे कल्चर भी था, ये भी था, और उसको उन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश भी की। और उनकी हुँ, फैमिली में था, मतलब जब भी इनके पास नहीं था बाबर, या तो बाबर का भाई या बाबर का चचा या ससुर का कंट्रोल में था वो समरकंद। लेकिन एक अजीब कल्चर था वो मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्राइमोजेनिचर का जो कल्चर है ना, कि आपका बड़ा बेटा इनहेरिट करता है, वो कल्चर नहीं था मुगलों में। और हमेशा वो दे वुड फाइट फॉर पावर और अथॉरिटी, तो वो आपस में ही ज़्यादा हाँ, वो तो लड़ते हमने थे। यहाँ भारत में भी बाद जी में हाँ, देखा। मतलब औरंगज़ेब का भी देख लें, औरंगज़ेब ने अपने सारे भाइयों को खत्म कर दिया। तो इट इज़ लाइक दैट, हुँ, कि ये कल्चर हमेशा से रहा है अंडर मुगल्स और वो चंगेज़ खान की ट्रेडिशन में, कि मतलब दे फॉट देयर रिलेटिव्स आल्सो फॉर टेरिटरी एंड पावर। और दूसरी चीज़, एक ऑथर हैं ईस्टर्न नाम के, जो इंडिया के ऊपर काफ़ी अच्छी किताबें लिखती हैं। अभी उनकी भी एक किताब आई है कॉल्ड इंडिया इन द पर्शियनेट एज, रिचर्ड ईटन। हुँ, वो हुँ, कहते हैं कि बाबर वगैरह के ज़माने में इनकी कॉन्सेप्ट ऑफ दौलत मूवेबल एसेट्स में होती थी, यानी आप जो चीज़ें लेके फिर हुँ, सकते हैं, जैसे कि घोड़े वगैरह। और इंडिया में जो ट्रेडिशनल दौलत थी वो इमूवेबल थी, जैसे कि ज़मीन, ठीक है, जहाँ हुँ, पे आप खेती-बाड़ी कर सकते हैं। तो भी तो बाबर के लिए वो एडजस्टमेंट ज़रा मुश्किल था। हालाँकि वो अर्बन लाइफ़स्टाइल को बहुत पसंद करते थे, और सेटलमेंट्स को चाहते थे, बड़े-बड़े शहरों से उनको अहले मामूर कहते थे, जो सेटल्ड लोग ही प्रेफ़र करते थे। और ख़ास तौर से जो अफ़गान नोमैडिक लोग थे वो और मंगोल थे, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी मतलब कॉन्डिसेंडिंग तौर पे भी लिखा है। लेकिन ही हिमसेल्फ आई थिंक वो एक जगह सेटल नहीं हो सकते थे। हालाँकि काबुल में उन्होंने 20 साल तक गुज़ारा है, बट मजबूरी। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को, ख़ास तौर से इंडियंस हू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अपनी फ्यूचर को, इंडियन फ्यूचर आइडेंटिटी को, पास्ट को फिर से समझने की कोशिश करके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि बाबर जो इंडिया आया एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट थी। बाबर तिमूर की ख़ानदान का एक आखिरी शख्स था जिसके पास कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर, कुछ ज़मीनें थीं टू सपोर्ट हिज़ ओन क्लैन, पूरी फैमिली। तो उज़्बेक्स ने इनको भगा दिया था फरगाना वैली से, इनके घर में से निकाल दिया था। फिर वहाँ से वो भाग के आए, हेरात वगैरह में बस गए, वहाँ से भी भगा दिया गया। फिर अफ़गानिस्तान के बिल्कुल ये ईस्ट में आ गए काबुल की तरफ, तो वहाँ से भी इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर बाबर। तो बाबर एक्चुअली मेरा आखिरी जी, सवाल यही था जी, आपसे मजबूरन वो कि इंडिया आप आ गए। जहाँ ले गए, जी, मजबूरन भारत आए थे जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं बाबरनामा पढ़ता हूँ तो बार-बार वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अल्लाह ने अब जाकर एक ऐसी ज़मीन दी जहाँ पर हम राज-काज कर सकते हैं जी, बेसिकली। और जब उनके साथ के लोग काफ़ी थका-माँदा महसूस करते थे और भारत की गर्मियों से परेशान होकर लौटने का इरादा कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बार-बार तंज़ की तरह कहा भी कि अल्लाह ने और बाबर की ब वीरता ने
तुमको फाइनली एक ऐसी जमीन दे दी जहां तुम राज कर सकते हो, खा पी सकते हो, और तुमको यहाँ भी तुम इतरा रहे हो, तुमको यहाँ भी परेशानियां हो रही हैं। तो बहुत मतलब तंज था। मैं बाबरनामा पिछले जी दिनों हाँ, जी हाँ, फिर से पलट जी रहा हाँ। था। मेरा आखिरी सवाल बस ये था कि बाबर को लेकर हमेशा कहा जाता है कि तैमूर के वंश से थे। चंगेज खान की जो एक वंशावली है उसमें भी उनको जोड़ा जाता है, और समरकंद के फरगना के नामी गिरामी परिवार से थे। एक्चुअली कौन थे, किसके वंशज थे, कहाँ थे, कैसे थे, काफी जटिल है। तो मैं चाहता हूँ जो इतना लंबा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्हें क्लियरिटी हो जाए कि वो जो चुगताई तुर्क है, जो बाबर है, वो था कौन, कौन उसका नाना था, कौन दादा था, क्या है। देखिए, वो तिमूर के 5th जनरेशन थे, तो मतलब बहुत आसानी से आप ट्रेस कर ले सकते हैं कि उनके ग्रैंडफादर तिमूर थे, ठीक है। अलबत्ता जहां तक के चंगेज खान का सवाल है, चंगेज खान के वो 15th जनरेशन में थे, 15 जनरेशन। तो अगर आप 15 साल भी जनरेशन को ले लें तो 225 माँ की तरफ से। जी हाँ, माँ की तरफ से थे। दूसरी चीज ये है कि चंगेज खान मुसलमान नहीं थे, अलबत्ता तैमूर मुसलमान जरूर थे, और बाबर हनफी मुसलमान थे, और बाबर का ताल्लुक नक्शबंदी सूफी तरीक़ा से था। सो फॉर एग्जांपल, जो इंडिया में जो सूफी तरीक़े ऑलरेडी थे वो चिश्ती तरीक़ों से आते, तो ये जो नक्शबंदी आने लगे ये मुग़लों की वजह से बाद में आए। और मैं आपको एक ये दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि ये जो बाबर और वगैरह जो थे, बाबर इंडिया आए तो लोग समझते कि वो हिंदुस्तान को आए, लेकिन ही अटैक्ड इन इंडिया विच वाज ए मुस्लिम इंडिया। दिल्ली पे मुसलमानों की हुकूमत थी, आगरा में मुसलमानों की हुकूमत थी। एग्जैक्टली, जो मेन जंग हुई उनकी लोधी के साथ हुई, और वहां पे इंडिया में इस्लाम ऑलरेडी 300 साल से बसा हुआ था, राइट। तो बाबरनामा में एक इतना बड़ा होल है कि यू कैन लर्न अबाउट हिंदूज फ्रॉम बाबरनामा। आप घोड़ों के बारे में, इंडिया के घोड़े बहुत ही बेकार थे, ये काफी मतलब फ्रस्ट्रेटेड होके लिखा बाबर ने कि सेंट्रल एशिया से घोड़े इंपोर्ट करना पड़ता था इनको। इंडिया के पीकॉक्स के बारे में लिखा, अंगूर के बारे में लिखा, बागों के बारे में लिखा, लेकिन इंडियन मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इंडियन मुसलमानों के बारे में नहीं लिखा। और बाद में चल के लेटर ऑन, अगर आप औरंगजेब के वक्त में वगैरह आए, पोस्ट औरंगजेब, ये डिवाइड ऑलरेडी हो गई थी अमंग फॉरेन सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स एंड इंडियन मुस्लिम्स। तो जो सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब जो लड़ रहे थे उसमें ये आ ही गई थी बात के फॉरेन मुस्लिम्स एंड इंडियन मुस्लिम्स का। तो बाबर का जो एकदम ब्लाइंड स्पॉट है, ही डिडंट फील द नीड कि हिंदुओं को तो डिस्क्राइब कर दिया लेकिन मुसलमानों को नहीं डिस्क्राइब किया कि यहाँ के मुसलमान कैसे हैं। एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक तौर पे कि ही डिडंट फील कि जिनके लिए वो लिख रहे थे, लोग कहते हैं कि बाबरनामा उन्होंने अपने औलाद के लिए लिखी ताकि दे कैन बिकम बेटर रूलर्स वगैरह, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह के लोग ऑलरेडी यहाँ हैं। इब्राहिम उनके लिए ये कोई नजरिया नहीं था, मतलब नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस तो था, पावर ब्रोकरेज थे सोसाइटी में। अगर आप डील कर रहे हैं लोकल लेवल के जो जमींदार हैं, लैंड ओनर्स वगैरह हैं, तो दे वर ऑलरेडी बाय नाउ एस्टैब्लिश्ड मुसलमान थे, कई राजपूत कन्वर्ट हो गए थे। स्टीफन डेल ने एक बात बहुत अच्छी कही जो एकदम मुझे एक चौंका दी उन्होंने। ही सेड देखो, बाबर तो थे सेंट्रल एशियन, ठीक है, उनको इंडिया में गर्मी होती थी। जब बाद में उनकी औलाद ने, शाहजहां ने कोशिश की ना समरकंद को कैप्चर करने के लिए अपने ग्रैंडफादर की याद में, लेकिन जब बाद के मुगल जब जाने लगे तो उनको काबुल में सर्दी होने लग गई थी, तो समरकंद बहुत दूर की बात है। तो नहीं, उसने क्या कहा, स्टीफन डेल ने कहा कि जो लेटर मुगल्स थे दे वर मोर राजपूत देन सेंट्रल एशियन। तो बेसिकली इन्होंने जो किताब का नाम लिखा है स्टीफन डेल ने, कि बाबर ए तिमूरिद प्रिंस एंड मुगल एम्परर, राइट। लेकिन जब हम लेटर ऑन जब मुगलों की बात करते हैं, जहां से शाहजहां, औरंगजेब, तो वी शुड कॉल इट द मुगल राजपूत्स। बिल्कुल,
क्योंकि इनमें डीएनए इनका अगर आप देखें तो राजपूतों का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, और मेरे ख्याल से मंगोल और सेंट्रल एशियंस ऑलरेडी कम हो गया था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ये हम कभी सोचे ही नहीं थे। मुझे एक शख्स ने, एक हिंदू नेशनलिस्ट ने सियाटल में एक बात कही थी। वो काफी पिया हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा बहस नहीं कर रहा था, लेकिन उसने कहा मुझे, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? मैं बोला हाँ देखी है। इसे नाम तो बड़े खान लेके फिरते हो, लेकिन तेलुगु मूवी स्टार की तरह लगते हो। तो मैंने कहा भाई जाहिर है मैं हैदराबाद से हूँ, इंडिया के, जाहिर है मेरे खून में और मेरे डीएनए में तो होगा ना उस इलाके का असर। सो ये जो फैक्ट है ये रिकग्नाइज करना चाहिए लोगों को इंडिया में कि मुगल वेर नेवर फॉरेनर्स। अगर आप उनकी खबरों में से उनका डीएनए निकाल के देखें तो वो राजपूत ज्यादा थे, द लेटर वंस। बिल्कुल, हिंदुस्तान में रहे, बहुत सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए बाद में, और हिंदुस्तान में ही मौत हुई उनकी, और यहीं उनके मकबरे हैं। ये लफ्ज, जी हाँ, ये लफ्ज हिंदुस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। मैंने अभी 2019 में मेरी एक किताब छपी है कॉल्ड इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस, जिसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की। नॉर्थ अफ्रीका, तुर्की और अरब मुल्कों में जाके सूफी शेख्स वगैरह से काफ़ी बातें की इन दोज डेज। और आपको पता है मैं जहाँ भी जाता था, नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में, मोरक्को में, तो जो पुराने सूफी तरीके से जब उनको पता चलता था कि मैं इंडिया से हूँ तो उठ के खड़े रह के मुझसे मिलते थे। मैं ये नहीं कहता था, मैं ये कहता था अना मुदर्रिस फी जामिया फी अमेरिका वलेकिन मिन असल अना फिल हिंद, यानी मैं हूँ तो अमेरिका से, लेकिन मैं एक्चुअली हूँ इंडिया से। तो हिंदुस्तान के नाम से वो उठ के खड़े होके मुझसे मिलते थे इतने अदब से। बहुत ताजुब हुआ मुझे, खासतौर से तुर्की के सूफी नक्शबंदी तरीकों के जो शेखों से मिलता था, तो लोग कहते थे यू आर फ्रॉम हिंदुस्तान, आई एम सो हैप्पी, आई रिमेंबर सर हिंदी, बल्कि वो पुराने इंडिया के सूफी शेखों को याद करते हैं। तो द मुस्लिम वर्ल्ड में ये हिंदुस्तान का काफ़ी रेस्पेक्ट है। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीर की, उसमें उन्होंने रिकग्नाइज किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलमनाई की वजह से इंडिया की इस्लामिक डायस्पोरा में काफ़ी इज्जत है और रिकग्निशन है। लेकिन ये रिवर्स है, इंडिया का रेपुटेशन और इज्जत कई सालों से, सौों सालों से ओवरसीज इलाकों में है, जहाँ पे खासतौर से सूफी तरीके मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर खान, आपने वक्त दिया। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर मुक्तदर खान, और हम बात कर रहे थे बाबर की। एक नई किताब आई है, और वो जो किताब है वो बाबर के बारे में है, और बहुत दिलचस्प किताब है। लिखा है स्टीफन फ्रेडरिक डेल ने, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है, और अभी आई है। आप लोगों को पढ़नी चाहिए, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि इतिहास को सियासत की निगाहों से यदि देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख सकता है, लेकिन अगर विद्वानों की नजर से देखेंगे तो बहुत सारे रंग हैं, और फिर आपकी मर्जी, आप अपने विवेक से, बुद्धि से कौन सा रंग चुनते हैं। तो यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो और ना भी आई हो तो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर टिप्पणी कर सकते हैं, एकदम मुफ्त है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर। और हमें आप यदि आज तक रेडियो की पेज पर सुन रहे हैं तो गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और इस तरह के तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। और radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। अपने अगले शोज में मैं उन मेल्स को शामिल करूंगा, और इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर जल्दी आने वाला है। और लिखने में अगर आलस आए इन सर्दियों के दिनों में तो केवल रिकॉर्ड करके अपनी आवाज हमें भेज दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया, उसे भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये पॉडकास्ट है, मैं नितिन ठाकुर हूँ, और ये दिलचस्प बातचीत बाबर के बारे में थी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।